जय हिंद ऑल ऑफ यू। चलो शुरू करते हैं। आज हम जो है आपका फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, हम बहुत डीप फंडामेंटल राइट्स में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना जाएंगे कि आपका मर्चेंट का एग्जाम क्या हो जाए भाई, क्लियर हो जाए और आपको जो है एक बेहतरीन जो है क्या बोलते यूनिवर्सिटी मिले, है ना। मैं राणा सर आपका स्वागत करता हूँ पैरामाउंट डिफेंस अकेडमी के अंदर। जो है आप जो है जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, रोज वीडियो आएगी आपके पास। चलो शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। तो भाई अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स जो है आपके पार्ट 3 में रखे गए हैं। आप सभी को पता है किस पार्ट का हिस्सा है भाई, तो पार्ट 3 में है। किस पार्ट का हिस्सा है, पार्ट 3 में रखे गए हैं। टोटल कितने पार्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो टोटल पार्ट हैं आपके 22 भाई। ठीक है, और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल्स में है भाई, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 में इनको डिस्क्राइब किया गया है। और हम जो है इन्हें पार्ट 3 जो है इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जो पार्ट 3 है उसको क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले मैग्ना कार्टा का मतलब होता है एक ऐसा चार्टर जो राजा के द्वारा ज्वाइन किया गया था। जो इंग्लैंड के किंग थे, किंग जॉन ने 1215 में एक जो है राइट्स दिए थे लोगों को, जिसको क्या कहा गया भाई, मैग्ना कार्टा कहा गया था, जिसे किंग जॉन के द्वारा इंग्लैंड में दिया गया था 1215 में। मतलब जनता को जो अधिकार होने बहुत आवश्यक हैं, जिनकी आवश्यकता पड़ती है, वो अधिकार दिए गए थे। ठीक है भाई, was the first written document relating the fundamental rights, जो कि फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड पहले डॉक्यूमेंट्स थे। तो फंडामेंटल राइट्स की बात करें भाई, तो राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम 19 to 20, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से 24। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29-30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। इन सब की बात की गई है। बेसिकली बेटा आपको जो है अभी 6 टाइप के राइट्स मिले हैं। कितने टाइप के, 6 टाइप के। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको जो है 6 टाइप के फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराता है। कौन कौन से, राइट टू इक्वलिटी जो आर्टिकल 14 से 18 में है, राइट टू फ्रीडम जो आर्टिकल 19 से 22 में है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो आर्टिकल 23 से 24 में है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो आर्टिकल 25 से 28 में है भाई, और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं आपके 29 to 30 में, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है 32 में। मतलब राइट टू इक्वलिटी का क्या मतलब है, सभी को समान बनाने की बात की जा रही है। सभी को कैसा बनाना है, समान, जिसके लिए हमने कुछ आर्टिकल लिखे हैं 14 से 18 में। ठीक है, राइट टू फ्रीडम मतलब वहां के नागरिकों को, सिटीजन्स को क्या देनी है, कुछ छूट देनी है, कुछ अधिकार देने हैं, उसको कहते हैं राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23-24। हम देखते हैं शोषण होता है लोगों का, तो शोषण को होने से बचाने के लिए आर्टिकल 23 एंड 24 रखा गया है भाई। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है भाई। रिलीजन से संबंधित आपको कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं, वो आपका आर्टिकल 25 से 28 में बताया गया है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात की गई है आर्टिकल 29 से 30 में। कौन कौन से कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आपके पास होने चाहिए, वो आर्टिकल 29-30 में। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात की गई आर्टिकल 32 में। जब भी आपको कोई आर्टिकल प्रोवाइड नहीं होता है, फंडामेंटल राइट्स आपको नहीं मिलते हैं बेटा, तो आप आर्टिकल 32 के तहत कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट आपको आपके आर्टिकल्स पर क्या देगा, गारंटी प्रोवाइड करेगा कि ये आर्टिकल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई भी आपको ये आर्टिकल देने से मना नहीं कर सकता है। ठीक है, एक आर्टिकल जो था राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी को खरीदने और बेचने का अधिकार जो था, वो आर्टिकल 31 में था, जिसे हमने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया भाई, हटा दिया है। 1978 में इसको डिलीट कर दिया गया है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, कि राइट टू प्रॉपर्टी को किस आर्टिकल से हटा दिया गया है, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको हटा दिया गया है। चले आगे, चलो भाई। है ना, अब ये कहां पहुंच गया है, तो अब ये लीगल राइट बन गया है आर्टिकल 300A के अंदर, पार्ट 12 का हिस्सा है। जो आपकी प्रॉपर्टी का राइट है वो कहां है भाई, आपका लीगल राइट है, जो आपके आर्टिकल 300A में है, पार्ट 12 में। ठीक है भाई, चलते हैं।
ठीक है, चलो आर्टिकल 13 के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 कहता है भाई, एक सेकंड, बंद हो गई अपने आप, बंद करो। ठीक, तो भाई अगर हम बात करें तो प्रोविजन, आर्टिकल 13 कहता है प्रोविजंस ऑफ फॉर वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स। जब आपके फंडामेंटल राइट्स को किस तरह से वायलेट किया जाता है वो बात कर रहे हैं आर्टिकल 13 में। और वो कह रहा है कि भाई दिस पावर हैज बीन कॉन्फर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट आपका आर्टिकल 226 के तहत। जब भी आपके कोई भी आर्टिकल्स को वायलेट किया जाता है, मतलब आपको सरकार इन आर्टिकल्स को छीनने की कोशिश करती है, या कोई भी व्यक्ति छीनने की, आपके आर्टिकल को छीनने की कोशिश कर रहा है, अधिकार को कम करने की कोशिश कर रहा है या आपसे छीन रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। वो आपके अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट जो भी आपका फंडामेंटल राइट्स को कम करने की कोशिश कर रहा है उनके अगेंस्ट रिट जारी करेगा भाई, है ना। देखो जैसे कौन कौन से आर्टिकल बहुत जरूरी है जो आपको पता होना चाहिए। इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है। किसकी बात करता है भाई? आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ के इक्वल, आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है ना भाई। अगर इक्वलिटी बिफोर लॉ होना बहुत आवश्यक है। आर्टिकल 14 और इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ, है ना। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ भाई, कि जो है सभी को समान कानूनी अधिकार होने चाहिए, लेकिन कानून जो है परिस्थिति के हिसाब से लागू होना चाहिए। आर्टिकल 14, ठीक है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ठीक है भाई। ये आर्टिकल जब आपने कोई केस कर दिया भाई 20 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? 20 की। प्रोटेक्शन है आपको, जब आपने क्या किया है, कोई अपराध किया, उस समय आपको कौन कौन से प्रोटेक्शन मिल सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल 21, ठीक है। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, आर्टिकल 21A, ठीक है। इसको हमने 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा था, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, आर्टिकल 22, सर्टेन केसेस में जब आपको गिरफ्तार किया जाएगा तो आप किस तरह से बच सकते हैं, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 15। भाई किसी भी व्यक्ति के साथ इन 5 आधारों पर किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। किन किन आधार की बात कर रहे हैं? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इन 5 आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16। मतलब कि जब भी सरकार लोक नियोजन की बात करेगी, एम्प्लॉयमेंट की बात करेगी, तो सभी को समान अधिकार प्राप्त होंगे, कोई भी जो है नहीं छूटेगा। हाँ ये बात है, एजुकेशनली डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है ना, लेकिन बाकी नहीं कर सकती है। फिजिकली कर सकती है, एजुकेशनली कर सकती है, लेकिन रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, इन सब के आधार पर नहीं कर सकती है। अगला, प्रोटेक्शन ऑफ द 6 फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्रीडम मेंशन इन आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 जो है उसमें बहुत सारी स्वतंत्रताएं हैं, जैसे कि आपको अगर भारत में कहीं भी घूमना है उसका फ्रीडम है, ठीक है। भारत में आपको कहीं भी कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है उसकी फ्रीडम है, ठीक है। भारत में आपको कहीं भी जॉब करना है उसकी फ्रीडम है। आपको जो है क्या बनाने हैं भाई, यूनियन फॉर्म करने हैं उसकी फ्रीडम है। राइट टू स्पीच वाली फ्रीडम है आपको, आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। एंड राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेस, है ना भाई, आप क्या कर सकते हैं, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, फ्रीली तरीके से आप क्या कर सकते हैं भाई, सबमिट कर सकते हैं, फ्रीली तरीके से आप अपनी मांगों को रख सकते हैं बिना हथियार के, ठीक है।
प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, आर्टिकल 29। वो कहता है जो भी व्यक्ति माइनॉरिटीज में आता है उसे अपनी स्क्रिप्ट, कल्चर और लैंग्वेज को बचाए रखने का पूर्ण अधिकार है, स्पेशली फॉर ट्राइब्स। ठीक है, उन्हें इस आधार पर मना नहीं किया जा सकता है किसी भी इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन में कि आपका कल्चर, स्क्रिप्ट और जो है भाई लैंग्वेज अलग है। ठीक है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, और उनको ये भी अधिकार है आर्टिकल 30 में कि वो जब चाहें अपनी मर्जी का कोई भी संस्थान ओपन कर सकते हैं और चला सकते हैं। राज्य उनको सहायता देने से इस आधार पर मना नहीं कर सकता है कि आपका जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर के बेसिस पर औरों से अलग है। अगर राज्य सभी को सहायता दे रहा है, स्टेट सभी को सहायता दे रही है, तो इन्हें भी देनी पड़ेगी। आर्टिकल 30, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, है ना भाई। फोर्स्ड लेबर की बात कर रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर। तो अगर हम बात करें ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर जो है आपका कौन सा आर्टिकल है भाई, आर्टिकल 23। मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ आप फोर्सफुली वर्क नहीं करा सकते हैं, फोर्स्ड लेबर की तरह वर्क नहीं करा सकते, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। जैसे कि आपने बंधुआ मजदूरी एक शब्द सुना होगा, जिसमें लोग जो है काम करा लेते हैं लेकिन उतना पैसा प्रोवाइड नहीं करते हैं, है ना। तो वही वो क्या है, एक तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी नहीं होनी चाहिए और फोर्स लेबर, जबरदस्ती किसी से काम नहीं करा सकते आप। आर्टिकल 23 कहता है एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए ये आर्टिकल। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, भाई आप एज ऑफ 14 वर्ष के बच्चे से कम उम्र के जो बच्चे हैं बिलो 14, उनसे आप किसी भी कंडीशन में कोई भी वर्क फैक्ट्रीज में नहीं करा सकते हैं। आर्टिकल 24 कहता है, कौन सा आर्टिकल कहता है भाई, 24, एक्सप्लॉयटेशन को लेकर है ये आर्टिकल। ठीक है, फिर अगर हम बात करें फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपिगेशन ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25, आप किसी भी धर्म को बिना बाधा के मान सकते हैं, उसे अपना सकते हैं, और तीसरी बात आप उसका प्रचार भी कर सकते हैं। आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आर्टिकल 26 वो कहता है कि भाई जो है आप अपने धर्म के लिए कोई भी कार्य कर सकते हैं, जैसे कथा करा सकते हैं, भागवत कर सकते हैं, मंदिर बनवा सकते हैं, रिलीजियस अफेयर्स, है ना। फिर फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, और आप फ्री हैं, जब आप सरकार टैक्स लेगी तो उस पैसे को तीनों या जितने भी धर्म है उनमें बराबर रूप से खर्च करेगी, तो आपसे टैक्स ले सकती है धर्म के नाम पर, नहीं तो सरकार आपसे टैक्स नहीं लेगी। हाँ, लेकिन यहां कहा गया फीस ले सकती है। आर्टिकल 27 में किसकी बात की गई है, फीस की बात की गई है। जैसे आप मंदिर में दर्शन करने गए तो मंदिर चाहे तो आपसे फीस ले सकता है, लेकिन टैक्स नहीं ले सकता है। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, भाई आप जब किसी स्कूल में पढ़ने जाएंगे तो वहां आपको फ्रीडम है, आप चाहे तो उस प्रेयर में शामिल हो सकते हैं और नहीं हो सकते, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में प्रेयर नहीं होगी। आर्टिकल 28, ठीक है भाई। ये सब आर्टिकल मैं बता चुका हूं। राइट टू इक्वलिटी में आते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये सब हम पढ़ चुके हैं, है ना भाई। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, इतना काफी है आप लोगों के लिए। ठीक है, हाँ, आर्टिकल 17 और 18 की बात कर लेते हैं, ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट है। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात कर रहे हैं भाई, है ना। आर्टिकल 70 मतलब किसी भी आधार पर आप छुआछूत नहीं रख सकते हैं, अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया गया है ना। और आर्टिकल 18 की भी बात करें तो एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, सभी प्रकार के टाइटल्स को भी क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का टाइटल होल्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, इतना काफी है, बाकी हम कल मिलेंगे, दूसरी वीडियो लेके आऊंगा मैं, उसमें दूसरा टॉपिक रहेगा। ठीक है, जय हिंद क्लास।